तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ईरान का विद्रोह की बात करते हैं, जिसमें खामेनेई की सत्ता की उल्टी गिनती है और एक एक मिनट उस पर भारी है। ये ईरान में सत्ता परिवर्तन वाले शोले का वीडियो ट्रेलर है। वैसे तो ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन 12 दिनों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ घंटों से आक्रोश की आग तेज हो चुकी है। पिछले कुछ घंटों से अमेरिका लॉक्ड, लोडेड और रेडी टू गो मोड में आ चुका है। सवाल यही है कि ईरान में खामेनेई की सत्ता कब तक रहेगी? ईरान में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है? खबरों के अनुसार अमेरिका का डेल्टा फोर्स रेडी टू गो मोड में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि युद्ध का डबल फ्रंट खुल चुका है। एक तरफ आक्रोशित प्रदर्शनकारी हैं जो महंगाई, भ्रष्टाचार और नीतियों के खिलाफ क्रांति ला रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जो वेनेजुएला की तरह ईरान में भी ऑपरेशन करने को तैयार है। कुल मिलाकर ईरान का दर्द यही है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो किडनैप हो चुके हैं। अब खामेनेई की बारी है, क्योंकि अमेरिका की डेल्टा फोर्स को ऑपरेशन का ऑर्डर मिल चुका है। ईरान पर अब एक एक मिनट भारी है। ईरान के अंदर चल रहे सत्ता विरोधी संघर्ष को आज हम कई विस्फोटक वीडियो के जरिए आपको बता रहे हैं। हर तस्वीर में ईरान की इस्लामिक सत्ता के लिए संदेश है, संकेत है। ईरान के 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। उनकी जुबान पर एक वाक्य है, खामेनेई को सत्ता से बाहर करो, ईरान को खामेनेई से मुक्ति दो। ईरान में अब खामेनेई की सत्ता नहीं चलेगी। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कें जल रही हैं, मस्जिदों में भी आग लगाई जा रही है। 12 दिनों के प्रदर्शन में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिलसिला कब रुकेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान के सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या की गई है, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तेहरान में विद्रोहियों ने सरकारी बिल्डिंग में आग लगा दी। मतलब ये कि हर जगह सत्ता के मुख्य केंद्र सत्ता से जुड़े प्रदर्शनकारियों की हिट लिस्ट में है। अगली तस्वीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के लिए विशेष मैसेज है। ये वायरल वीडियो इसका प्रमाण है। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। इससे आप इन लोगों के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि ईरान के लोग अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वैसे ईरान की सरकार का दावा यह है कि विदेशी साजिश का हिस्सा है ये सब। अमेरिका और इजराइल इन लोगों को भड़का रहा है, भ्रमित कर रहा है। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ साजिश की जा रही है। ईरान के कई प्रांतों में, कई शहरों में सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने मार्च निकाला। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। आपको बता दें, पिछले 36 वर्ष से खामेनेई ईरान की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनका अपना कानून है, उनकी अपनी सेना है, उनकी अपनी सत्ता है। इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के अंदर ये विद्रोह भयानक रूप ले चुका है। ईरान में विरोध प्रदर्शन का असर क्या है ये भी आप समझिए। तेहरान एयरपोर्ट बंद है, पूरे देश में इंटरनेट, फोन सर्विस सब बंद है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तेहरान और ईरान के कई अन्य हिस्सों में डिजिटल ब्लैकआउट है। ईरान की सेना अलर्ट मोड में है, वहां नारेबाजी हो रही है। इस्लामिक रिपब्लिक का अंत होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है। ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया है। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है।
ईरान के लोगों से अपील की है वो अपना धर्म, अपनी राजनीतिक सोच, अपनी मौजूदगी, अपनी तैयारी और देश की तरक्की के मामले में गंभीरता को बनाए रखें, एकता को बनाए रखें। खामेनेई का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ईरान में प्रदर्शन विदेशी साजिश का परिणाम है। आपको ये समझना चाहिए कि ईरान में प्रदर्शन के बीच कैसे अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं, कैसे ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए किसी भी हद तक जाने की चेतावनी दे चुका है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लेटेस्ट बयानों से ये समझ सकते हैं आप कि क्या होने वाला है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान प्रदर्शनकारियों पर हमले बंद करे। वहीं खामेनेई ने जवाब दिया है कि वो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका का कहना है कि अगर प्रदर्शन कुचला गया तो अमेरिका हमला करेगा। ईरान का कहना है कि ईरान किसी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होने देंगे, जबकि ईरान उसी भाषा में अमेरिका को जवाब दे रहा है। खामेनेई ने अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ट्रंप खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके हैं, जबकि खामेनेई का कहना है कि इजराइल और अमेरिका की साजिश ईरान में चलने वाली नहीं है। अमेरिका ने यह भी धमकी दी है कि अगर प्रदर्शन कुचला गया तो तख्ता पलट होगा, जबकि ईरान का जवाब है कि वो अपने सिद्धांतों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अब आपको ईरान में विरोध प्रदर्शन की सबसे चर्चित तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। ये ईरान की महिलाएं हैं जो वहां की सत्ता का विरोध सिगरेट से खामेनेई की तस्वीर जलाकर कर रही हैं। ये ईरान के शासन को चुनौती है। कहानी यही है कि ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा विरोध बन गया है। ये विरोध न सिर्फ राजनीतिक सत्ता बल्कि सामाजिक नियमों जैसे अनिवार्य हिजाब और महिलाओं पर प्रतिबंधों को खुली चुनौती माना जा रहा है। आपने ईरान में सत्ता के विरोध का स्टेटस देखा, तनाव का स्टेटस देखा। अब आप ये भी जानिए कि वहां महंगाई का स्टेटस क्या है, आर्थिक हालात का स्टेटस क्या है, जिस वजह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इस वर्ष शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहाँ महंगाई दर रॉकेट बन चुकी है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की वृद्धि हो चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार ने 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद नाराजगी की चिंगारी विरोध वाले बम में बदलकर अब फट रही है। सत्ता में अब बात पाकिस्तान की करते हैं। वर्ष 1965 में आई निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त का मशहूर डायलॉग है, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज ये डायलॉग पाकिस्तान की सत्ता पर बैठे शहबाज और मुनीर को याद दिलाना बहुत जरूरी है, जो इस वक्त दर्द तुर्कमान से तड़प रहे हैं। 6-7 जनवरी की रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन अवैध निर्माण को बुलडोजर से कुचले जाने से दर्द की लहरें पाकिस्तान से उठेंगी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हुआ होगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन पर पाकिस्तान ने अपनी घिसी पिटी प्रोपेगेंडा लाइब्रेरी से वही पुराने राग निकाले हैं और मजहबी कार्ड दिखाकर नफरत फैलाने का प्रयास किया है। जिस देश में खुद अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति दयनीय है, वो पाकिस्तान भारत को मानवाधिकार वाले लेक्चर देने निकला है। मतलब दिल्ली में अवैध कब्जा ध्वस्त हुआ है तो पाकिस्तान को बहुत दर्द हुआ है। बुलडोजर तुर्कमान गेट में चला है, लेकिन इससे पाकिस्तान के सत्ताधीश तड़प उठे हैं और इसी बुलडोजर एक्शन के नाम पर अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ फेक एजेंडे का झंडा लहरा रहा है। उस बुलडोजर एक्शन को बड़ी शिद्दत से सांप्रदायिक रंग देने में जुटा हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान के कीवर्ड्स हैं फैज इलाही मस्जिद, जिसके पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब पाकिस्तान उसी मस्जिद के नाम पर अफवाहों वाली फायरिंग कर रहा है। सबूत के तौर पर हम आपको पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंदराबी से मिलवाते हैं, जो मुनीर और शहबाज के रिमोट से चलते हैं। ताहिर अंदराबी की बातों को सुनिए, आपको वो पुरानी कहावत याद आ जाएगी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। सोचिए, भारत में एक अतिक्रमण हटाया जाता है और नसें पाकिस्तान की दर्द होती हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर दिल्ली में चलता है, लेकिन ब्लड प्रेशर इस्लामाबाद में बढ़ता है।
अब अपनी पुरानी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने इस पर भी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। वो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के नाम पर झूठ फैला रहा है, इसीलिए उसके इस जहर का रियलिटी टेस्ट भी जरूरी है। आपको बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। 6 और 7 जनवरी की रात को उस इलाके में जो बुलडोजर एक्शन हुआ, उसमें मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक्शन मस्जिद के खिलाफ था ही नहीं। सिर्फ मस्जिद के पास बनी अवैध दुकानों और बारात घर को तोड़ा जाना था। इसके अलावा उसी हिस्से में अवैध रूप से डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही थी, जिसे तोड़ा गया है। इसीलिए बेहतर होता ये अफवाहें फैलाने से पहले पाकिस्तान थोड़ा रिसर्च कर लेता, तो उसे इस तरह बेइज्जत नहीं होना पड़ता। इस झूठ के सहारे पाकिस्तान अब भारत को अल्पसंख्यक वाला ज्ञान भी दे रहा है, जबकि उसके खुद के मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या होता है, इसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान भारत को मानवाधिकारों की घुट्टी पिला रहा है, जबकि वो ये भूल गया है कि उसके खुद के मुल्क में हिंदुओं के मानवाधिकार मुनीर आर्मी के बूट तले कुचले जाते हैं। हिंदू छोड़िए, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में कैसे लोग उसके जुल्म से तड़प रहे हैं, वो भी हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। खैर, पाकिस्तान को अभी आंकड़ों वाला आईना दिखाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार होता आया है कि साल 1951 में जिस पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, वो अब बमुश्किल 2% से थोड़े से ज्यादा हैं। पाकिस्तान हिंदुओं के लिए ऐसा नर्क है जहां उन्हें ना तो सम्मान के साथ जीने की आज़ादी है, ना वो रीति रिवाजों का अनुसरण कर सकते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी के वक्त करीब 1300 मंदिर थे, जिनकी संख्या अभी सिर्फ 30 के करीब है। इसीलिए बेहतर होता भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर झूठा नैरेटिव बना रहा पाकिस्तान खुद ह्यूमन राइट्स वाली पढ़ाई करता। और अब एक छोटी लेकिन जरूरी खबर जो कट्टर विचारों के खिलाफ ट्रेंड कर रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम बंद कर दी है, और इसके पीछे तर्क दिया है कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के कट्टर विचारों के प्रभाव में आ जाने की शंका है, इसीलिए वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। हो सकता है ये बात आपको हैरान करे कि UAE ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में कट्टरता के विचारों की बात कर रहा है, लेकिन UAE का तर्क यही है। दरअसल UAE ने विदेशी यूनिवर्सिटीज की नई मान्यता सूची जारी की है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यहाँ तक कि इजराइल की यूनिवर्सिटीज के नाम शामिल हैं, लेकिन ब्रिटेन का नाम नहीं है। इस पर जब ब्रिटिश सरकार ने आपत्ति जताई तो UAE की तरफ से ये कहा गया कि उनके छात्र वहाँ गलत वैचारिक संगत में पढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को रेडिकलाइज नहीं होने देना चाहते हैं। असल में UAE का ये फैसला 2011 के अरब विद्रोह के बाद से ही चला आ रहा है। UAE मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त रुख रखता है, जबकि ब्रिटेन ने अब तक इस संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये बात UAE को पसंद नहीं आई है। UAE इस मामले में फ्रंट फुट पर इसलिए भी खेल रहा है क्योंकि ब्रिटेन के प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम ने 2023-24 में एक डेटा जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन के 70 यूनिवर्सिटीज के छात्र इस्लामवादी कट्टरवाद के प्रभाव में हैं। 2024-25 में यह संख्या करीब दोगुनी हो गई। इन बातों पर UAE की नजर है। कुल मिलाकर जो देश कभी दुनिया को सभ्य होने के उपदेश देता था, आज वही अपनी यूनिवर्सिटीज में पनप रही नफरत की वजह से अलग थलग पड़ रहा है। कट्टरता के खिलाफ UAE का ये फ्रंट फुट वाला खेल लंदन के लिए किसी बड़े कूटनीतिक तमाचे से कम नहीं है। सत्ता में अब देसी राजनीति के बंगाल एक्सटेंशन की बात करते हैं, जहां कल जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की छापेमारी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी TMC ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सड़कों पर राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। कल ED ने IPAC के डायरेक्टर और TMC मीडिया सेल के इंचार्ज प्रतीक जैन के घर और दफ्तर समेत 10 जगहों पर छापे मारे थे। आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में और उनके सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। कोलकाता में ममता बनर्जी ने खुद विरोध मार्च की अगुवाई की, तो दिल्ली में उनके 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। ममता बनर्जी के प्रदर्शन में पार्टी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जबकि दिल्ली के प्रदर्शन में संख्या कम थी, लेकिन मौजूदा सांसदों के भाग दौड़ में कोई कमी नहीं थी। कल सुबह 6 बजे से आज शाम 7 बजे तक यानी पिछले 37 घंटों में ED के एक्शन पर जो हुआ उस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत दिल्ली वाले प्रदर्शन से आइए करते हैं। TMC के लिए
कल गुरुवार की शुरुआत ईडी के छापे के साथ हुई थी। आज की शुरुआत धरने और प्रदर्शन के साथ हुई। दिल्ली में आज सुबह टीएमसी के 8 सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी के नारे लगाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की, जिसमें काफी धक्का मुक्की हुई और कुछ सांसद गिर भी गए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने इन सांसदों को उठाकर बस में डाला। इस दौरान काफी खींचतान वाली स्थिति देखी गई, लेकिन टीएमसी के सांसद नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। पहले ईडी की छापेमारी और फिर सांसदों को हिरासत में लेने से ममता बनर्जी काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूं। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है, ये वर्दी में घमंड है। आराम से चलो, आराम से। हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। सरकार में हम जीतेंगे, जो भी कर ले, बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। महुआ जी क्या कहेंगे? आप करेंगे कि आप निर्वाचन You're seeing what is happening with Amit Shah and Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. हम क्या कहना चाहेंगे आप? देखो हम क्या कहेंगी? बीजेपी ने मैनेज करके अपने लोगों को वो दिया और अपने लोगों को काम दिया। उन्हीं लोगों से ने लूट मचाई। उल्टा बीजेपी जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति बनी हुई है। आप देखिए पुलिस कैसे धक्का दे रही है। हम शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, हम किसी प्रकार से किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यह हो रहा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों के प्रदर्शन पर फुल स्टॉप लगा तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाल दिया। ममता बनर्जी का विरोध मार्च 8B बस स्टैंड इलाके से शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला। एक दिन पहले जब ईडी ने आईपैक के दफ्तर और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी, तो मुख्यमंत्री प्रतीक जैन के घर भी पहुंची थी और छापेमारी के दौरान वो आईपैक के दफ्तर के बाहर कई घंटों तक मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और सीक्रेट डेटा हासिल करने की कोशिश की थी। मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर नहीं रुका। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज कराईं। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापेमारी से जुड़ी है। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। আজ সকাল 8টায় দিল্লি কুয়াশা ঠান্ডার মধ্যে আমাদের এমপিরা প্রতিবাদ করেছে, তাদের চ্যাংদোলা করে অত্যাচার করে টেনে নিয়ে গেছেন। আর এখানে লাল কার্পেট বিছিয়ে পুলিশ আপনাদের মিটিং করায়, কোর্টের পারমিশন নিয়ে আসেন, শক্ত দখল করেছেন, মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন। वैसे राजनीतिक लड़ाई बयानों और सड़कों पर प्रदर्शन के अलावा कोर्ट में भी पहुंच चुकी है। ईडी और टीएमसी दोनों ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी ने ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और छापेमारी के दौरान दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल सबूतों को जबरन छीनने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जिन दस्तावेजों को ईडी जब्त कर रही थी उसका आर्थिक लेन देन से कोई संबंध नहीं है। आज दोपहर बाद जब हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली थी तो कोर्ट रूम में वकीलों और इंटर्न की भारी भीड़ जमा हो गई।
स्थिति ये थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी, जिसके बाद भीड़ को देखते हुए जस्टिस शुभ्रा घोष ने उन वकीलों और इंटर्न को बाहर जाने को कहा जो इस केस से नहीं जुड़े थे। उन्होंने 5 मिनट का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर भीड़ कम नहीं हुई तो वो सुनवाई नहीं करेंगी। बार बार अपील के बाद वकील बाहर नहीं निकले। इस दौरान वकीलों के बीच धक्का मुक्की और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद जस्टिस घोष ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी को होगी। आराम से चलो, आराम से। Sometime they will go and gheraw the election commission. Huh? Now they are going to the home minister. That means the honorable members of parliament of the TMC are becoming the front soldiers to conceal corruption of TMC. यही है क्या? ना गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कोई मंत्री, इनके खिलाफ टीएमसी पार्टी के कोई प्रदर्शन हम नहीं देंगे। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया, वहां तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहां दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर आप अखबार खोलान CIK, ED, NIA पता नहीं क्या क्या बला ये दोहस मज नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया। Many pertinent questions are raised. People of Bengal will have to understand what BJP is doing, what TMC is doing, how the state continues to suffer, and there must be change of government. और सत्ता में अब बात पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में आई एक हेल्थ इमरजेंसी की। एक ऐसी इमरजेंसी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। नासा हेडक्वार्टर में 7 जनवरी 2026 की रात इमरजेंसी अलार्म बजा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से संदेश आया कि एक क्रू मेंबर की तबीयत ठीक नहीं है। जांच पड़ताल हुई तो नासा ने इसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना, यानी अंतरिक्ष यात्री की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनका इलाज वहां नहीं हो सकता। इसके बाद पूरे क्रू को इमरजेंसी में धरती पर वापस लाया जा रहा है। सोचिए, धरती से 400 किलोमीटर दूर, जहां ना अस्पताल ना डॉक्टर, वहां ऐसे किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या हो। आज इस पर हमने न्यूज मित्रों के लिए एक खास कुंजी तैयार की है। दरअसल क्रू 11 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री अगस्त 2025 से स्पेस स्टेशन में हैं। इनमें अमेरिका की जेना कार्डमन और माइक फिंके शामिल हैं। इसके अलावा जापान के कीमिया यूई और रूस के ओलेग प्लेटनोव भी हैं। नासा के मुताबिक इन्हीं चारों में से किसी एक की तबीयत खराब है। हालांकि प्राइवेसी का हवाला देते हुए ये नहीं बताया गया है कि इन चारों में से वो कौन है जो बीमार है, ना ये जानकारी दी गई है कि बीमारी क्या है। ये पहली बार है जब स्पेस स्टेशन में हेल्थ इमरजेंसी प्लान एक्टिव हुआ है। जब ISS पर इलाज मुमकिन नहीं होता तो ऐसे में प्लान होता है क्रू रिटर्न व्हीकल। 1 या 2 स्पेसक्राफ्ट हमेशा डॉक किए जाते हैं। ये एक तरह से लाइफ बोट की तरह काम करते हैं। अगर इमरजेंसी हुई तो बीमार एस्ट्रोनॉट को इनमें बैठाकर पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी तक आने में 3 से 6 घंटे का वक्त लगता है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि जब क्रू 11 के सभी सदस्य वापस आ जाएंगे तो क्या स्पेस स्टेशन खाली हो जाएगा? इसका जवाब यह है कि ISS में 3 अंतरिक्ष यात्री अभी भी बचे रहेंगे। ये तीनों यात्री रूसी स्पेसक्राफ्ट से गए हैं, उनकी वापसी भी उसी से होगी। इनमें नासा के क्रिस विलियम्स भी शामिल हैं, जो क्रू 12 की लॉन्चिंग तक नासा का मिशन संभालेंगे। कोशिश की जा रही है कि अंतरिक्ष यात्री का अगला मिशन वक्त से पहले लॉन्च किया जा सके। अंतरिक्ष वो जगह जहां इंसान की पहुंच मुश्किल है, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो डॉक्टर बुलाने का विकल्प भी नहीं है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों का इलाज कैसे होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल अंतरिक्ष स्टेशन पर एक मिनी हॉस्पिटल जैसा सेटअप है, जिसे हेल्थ मेंटेनेंस सिस्टम कहते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है। 1 या 2 यात्रियों को विशेष मेडिकल ट्रेनिंग देकर क्रू मेडिकल ऑफिसर बनाया जाता है।
एक मेडिकल किट होती है जिसमें पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मशीन जैसे उपकरण होते हैं, सीपीआर उपकरण और ग्लूकोमीटर भी होता है। अगर किसी को दांत में दर्द हुआ तो उसे निकालने का स्पेशल किट भी होता है। मेडिकल किट में करीब 200 तरह की अलग अलग दवाएं होती हैं, जिसमें कई तरह की दर्द निवारक दवाएं होती हैं। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से जुड़े एंटीबायोटिक्स होते हैं। यहाँ तक कि हार्ट अटैक और कैंसर तक की दवाएं भी होती हैं। यानी हर सामान्य बीमारी का इलाज ISS पर हो जाता है। लेकिन अगर कोई कार्डियक इशू हो, फ्रैक्चर और किसी सर्जरी की ज़रूरत हो तो मामला गंभीर माना जाता है। क्रू 11 के मामले में भी एक्सपर्ट ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी अंतरिक्ष में सर्जरी कर पाना करीब नामुमकिन है, क्योंकि कई बीमारियों की सही पहचान के लिए CT और MRI मशीन वहां नहीं है। साथ ही चीरा लगाने पर अंदरूनी अंग ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। जीरो गुरुत्वाकर्षण में खून भी ठीक से नहीं बहता है। सर्जिकल उपकरणों और घाव पर खून चिपक सकता है। खून की बूंदें हवा में तैरने भी लगती हैं। इससे दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को भी संक्रमण हो सकता है। अंतरिक्ष में बैक्टीरिया, वायरस कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। माइक्रोग्रेविटी में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसीलिए सर्जरी के बाद रिकवर कर पाना भी मुश्किल होता है। एनेस्थीसिया की गैस केबिन में लीक होकर फैल सकती है, जिससे दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी बेहोश हो सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी में सर्जरी करना मुश्किल काम है। फिर भी नासा का मंत्र वैसा ही है कि प्लान फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। अगर भविष्य की बात करें तो मंगल मिशन के नजरिए से देखें तो वहां मेडिकल इमरजेंसी में पृथ्वी पर वापसी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि यात्रा में 6 से 9 महीने लगते हैं। ऐसे में नासा अंतरिक्ष में सर्जरी पर रिसर्च कर रहा है। चूहों की सर्जरी के कुछ प्रयोग सफल भी रहे हैं। इंसानों की बंद बॉक्स में सर्जरी का विकल्प भी है। MIRA सर्जिकल सिस्टम से अंतरिक्ष में सर्जरी पर काम किया जा रहा है, जो एक रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्लेटफॉर्म है। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में गंभीर सर्जरी भी होने लगे। फिर इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। ईरान के हालात के बारे में हमने बात की। ईरान के हालात ये बता रहे हैं कि अब ट्रंप के टारगेट पर खामेनेई हैं। लेकिन ट्रंप के विस्तारवादी ऑपरेशन का अगला शिकार ग्रीनलैंड भी हो सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर ये धमकी दी है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा। ट्रंप के तेवर ये बता रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण हुआ, वैसा ही ऑपरेशन ग्रीनलैंड में भी हो सकता है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क भी झुकने को तैयार नहीं है। वैसे ट्रंप ने हर तरह के विकल्प खुले रखे हैं। ग्रीनलैंड पर यूरोप के नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बात करेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्लान भी तैयार किया है। खबर है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $1 लाख दे सकते हैं। वैसे व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी तरह बात नहीं बनी तो मिलिट्री ऑपरेशन का विकल्प भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि वो किसी तरह यूरोप के कुछ देशों को अपने साथ मिला ले। हालांकि ग्रीनलैंड पर आक्रमण हुआ तो फ्रांस और जर्मनी जैसे देश खुलकर अमेरिका का विरोध कर सकते हैं। इस बात को ट्रंप भी समझते हैं, इसीलिए उनकी प्राथमिकता पैसे के दम पर ग्रीनलैंड को खरीदने की है। इसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के हर नागरिक को $1 लाख दिए जाएंगे, यानी करीब 90 लाख रुपए। ग्रीनलैंड की कुल आबादी 57,000 है। इस हिसाब से ट्रंप $5.5 अरब खर्च कर ग्रीनलैंड खरीदने की तैयारी में है। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को इस तरह हासिल करना चाहता है जिससे भविष्य में कोई भी देश ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका से ना उलझे। इसका सही विकल्प यही है कि ग्रीनलैंड को सीधे खरीद लिया जाए। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में फिलहाल वक्त खत्म हो चुका है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।